गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें हमने आप लोगों को बिंदु क्या होता है, रेखा, रेखाखंड तो और किरण क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बताया था। इसके पहले हमने और भी 2-3 डेफिनेशंस बताई थी, जैसे कि आपकी अवग्रहित क्या होती है, कथन क्या होता है, अवधारणाएँ क्या होती हैं, प्रमेय क्या होती है। आज इसी में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रभाव सीमा अवग्रहित। तो ये क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कोई भी रेखा है तो इस पे अनंत बिंदु होंगे भाई। ये तो हमने कुछ ही ड्रॉ किया, ये कई सारे बिंदु अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी है, क्योंकि एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका है किसी बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई भी एक मैंने बिंदु ले लिया, इस पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये खींचते चले जाओ तो एक बिंदु पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट है दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु आपने फिक्स कर दिए तो इनसे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, दो रेखाएं उभयनिष्ठ बिंदु रख भी सकती हैं और नहीं भी रख सकती हैं। भाई दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा ले लो, एक ये रेखा ले लो, तो इनमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, और उभयनिष्ठ बिंदु हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे एक ही है, और मान लो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लाई करें तो इसमें अनंत आपके उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। ठीक। तो कोई भी दो रेखाएं हैं तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। अगर ये संरेख, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, संरेख, संरेख मतलब एक ही रेखा पे हो। संरेख मतलब एक ही रेखा पर अगर बिंदु हो, जैसे अगर ये 3 बिंदु हैं, ये एक ही रेखा पे लाई कर जाए तो ये क्या हो गए, संरेख बिंदु हो गए। जैसे अगर मैंने ये 3 बिंदु लिए तो ये एक ही रेखा पे नहीं आ पाएंगे, तो ये संरेख नहीं है। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे पड़ते हैं तो उनको संरेख कहते हैं, और अगर वो एक ही रेखा पे नहीं पड़ते हैं तो उनको असंरेख बिंदु कहते हैं, असंरेख कहते हैं। नेक्स्ट आपका है समवर्ती रेखाएं। समवर्ती रेखाएं क्या होती हैं? 3 या 3 से अधिक रेखाएं समवर्ती रेखाएं होती हैं यदि वे सभी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। जैसे भाई एक बिंदु ये था, इससे एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? समवर्ती रेखाएं। समवर्ती मतलब एक ही बिंदु से गुजरे। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? तो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ये अगर उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु हो, जैसे यही वाला एग्जांपल देख लो, तो ये दो रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि एक बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। अगर ये तिरछी रेखाएं होती, मान लो ये एक रेखा ये बनाई, एक रेखा ये बनाई, अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं इस साइड में आगे, और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, तो एक जगह ये कट कर जाएगी। ठीक। तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कहीं पे भी कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, चाहे उनको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को कट ना करें, तो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। समतल क्या होता है? प्लेन क्या होता है? वह सीधी सतह जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्ध समतल। क्या होता है? अगर भाई उस समतल को दो बराबर भागों में, जैसे यही अगर मैं मानूं इस पेज को एक समतल है, अगर मैं इसको इस टाइप से डिवाइड कर दूं तो ये आधा समतल ये हो जाएगा और आधा समतल ये हो जाएगा। अब यूक्लिड के कुछ अवग्रहित हैं, इनको ध्यान से, ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म में है, लेकिन इनका बहुत यूज होता है जब भी आप आगे पढ़ते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड जी का क्या कहना है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब ये है
दो गिलास हैं जो आपस में बराबर हैं, ठीक, ये दो गिलास आपस में बराबर हैं और ये इस गिलास के बराबर है, तो ये वाला भी इस गिलास के बराबर होगा, ये वाला भी इस गिलास के बराबर होगा। तो वही कह रहा है दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, ये दो वस्तुएं थी, ये दो वस्तुएं थी, ये इसके बराबर थी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होगा। कह रहा है जैसे बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे 2 + 3 और 4 + 1, 2 + 3 भी 5 है, 4 + 1 भी 5 है, बराबर है दोनों। अगर इसमें बराबर कोई संख्या जोड़ दी जाए, जैसे मान लो हम 5 को जोड़ दें दोनों साइड में, तब भी ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। वही कह रहा है कि अगर बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए तो वो संख्याएं भी क्या होंगी, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी बराबर होगा। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए, जैसे भाई 5 + 3 भी 8 है और 8 भी 8 है, ठीक, अब इनमें से बराबर को घटा दिया जाए, मान लो 2 इधर से घटा दें, 2 इधर से घटा दें, तब भी जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 मिलेगा, यहाँ पे भी 6 मिलेगा आपको, यहाँ पे भी 6 ही मिलेगा। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, अगर वो संपाती हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पूर्ण अपने भाग हिस्सा से बड़ा होता है, जैसे ये पेज है पूरा का पूरा, इसका कुछ हिस्सा ले लें, ये हिस्सा मैंने ले लिया इसका, तो ये जो पूर्ण है अपने हिस्से से क्या हुआ, ये वाला हिस्सा भाई पूर्ण है, ये अपने हिस्से से क्या हुआ, बड़ा होगा। तो ये तो आपको इन जनरल पता है, कोई किसी भी चीज़ का अगर हम कुछ हिस्सा लेते हैं तो भाई जिससे लिया है वो वाला तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं, कोई वस्तु है उसका दुगना कर दिया जाए तो उसके परस्पर वो क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब यूक्लिड की अवधारणाएं क्या थी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये दो बिंदु हैं तो इनसे एक बिंदु से दूसरे केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये एक को सीधी रेखाएं नहीं है, ये तो अपने कर्व बन गए, तो एक ही केवल सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा जिसके दो अंतः बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हमने बताया कि रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। फिर किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। भाई किसी बिंदु को केंद्र मान लो, भाई इसको केंद्र माना, अब एक जो त्रिज्या मानी उसका तो एक ही वृत्त खींचा जा, अलग अलग त्रिज्याओं के तो कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, लेकिन एक ही त्रिज्या का केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनंत तक बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस पर वह योग दो समकोणों से कम होता है। ये क्या कहना चाहते हैं इसको समझिए। दो रेखाएं थी, एक सीधी रेखा इस पे गिरी, तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का कोणों का योग किया जाए और इन दोनों का कोण किया जाए तो कह रहा है जिस तरफ कोणों का जो योगफल है वो 90 से कम है। यहाँ पे देखो ये 90 से थोड़ा बड़ा है, ये 90 से थोड़ा बड़ा है, तो ये दो समकोण से हो जाएगा ज़्यादा। इधर ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, दो समकोण से होगा कम। तो ये कह रहे हैं जिस साइड में कोणों का योगफल दो समकोण से कम होता है वो रेखाएं अगर आगे बढ़ाई जाएं तो उसी तरफ एक दूसरे को कट करें, ठीक है। और अगर ये दोनों ही 90-90 होते तब तो वो समांतर रेखाएं होती, कभी कट ही नहीं करती। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरफ इन दोनों अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम होता है उसी तरफ रेखाएं बढ़ाने पर वो एक दूसरे को आगे प्रतिच्छेद करती हैं। इतना क्लियर है। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखिए और समझिए। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कल हम लोग देखेंगे।